नसीब यूं मेरा जागा, दुरूद पढ़ पढ़ कर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मासबक में हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हम उसका इआदा कर लेते हैं ताकि ज़हन में पुख्ता हो जाए। मासबक में हमने पढ़ा था कि बुलंदी से तुलू ग़ुरूब के औक़ात में फ़र्क पड़ जाता है, और ये फ़र्क भी अर्ज़ बिलाद के मुख्तलिफ़ होने से मुख्तलिफ़ होता रहता है। जितना बड़ा अर्ज़ बलद होगा उतना ही फ़र्क ज़्यादा हो सकता है, और जितना कम अर्ज़ बलद होगा उतना ही फ़र्क कम होगा। और ऐसे ही मैंने पढ़ा कि साल के मौसमों में मुख्तलिफ़ अय्याम में भी ये फ़र्क घटता बढ़ता रहता है, कभी ज़्यादा और कभी कम। तो इसलिए हम अगर नक्शे तैयार करते हैं औक़ात सहर व इफ़्तार के या औक़ात सलात की जंतरियाँ शाये करते हैं, तो उन सब चीज़ों में हमें इसका बहुत ख़याल रखने की ज़रूरत है। बुलंदी का ख़याल रखा जाता है, और ये बुलंदी जो होती है हम जो देखते हैं तो हमवार ज़मीन पर नहीं देखते, बल्कि हमवार ज़मीन पर भी तकरीबन 1 मिनट का एहतियात ज़रूर रखना चाहिए। हाँ, अगर वो इलाका नशेब व फराज में हो कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, ऐसा नशेब व फराज अगर उस इलाके में हो तो फिर वहाँ हम बुलंदी का ख़याल करते हैं, और ऐसे इलाक़ों के लिए भी 2-3 मिनट का एहतियात ज़रूर रखना चाहिए। ख़ास तौर पर वो इलाक़े जो साहिल समंदर के किनारे वाक़ हैं, जैसे कि बम्बई है, गोवा है, तो इन इलाक़ों में तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि हमें सतह समंदर से बुलंदी भी देखनी पड़ती है। कि अगर हम वहाँ का नक्शा तैयार कर रहे हैं और हमने वहाँ देखा कि मसलन कोई इमारत 200 फीट बुलंद है, और वो 200 फीट बुलंद इमारत जो बनी हुई है वो ऐसी ज़मीन पर बनी हुई है कि वो ज़मीन भी क्या है, सतह समंदर से 100 फीट बुलंद है। तो अब हम सिर्फ 200 फीट इमारत की बुलंदी नहीं लेंगे, बल्कि उस 200 फीट इमारत की बुलंदी के साथ साथ हम जो शामिल करेंगे तो 100 फीट सतह समंदर की जो बुलंदी है ज़मीन की, हम वो भी शामिल करेंगे। वो क्यों? इसलिए कि जब इंसान 200 फीट बुलंद इमारत पर खड़ा होगा तो उस वक्त जो उसकी नज़र होगी वो काम करेगी काफ़ी दूर तक, और जब वो नज़र दूर तक काम कर रही है तो वो समंदर की सतह को भी समंदर के सतह के मुताबिक ज़मीन को भी देखेगी। तो जब वो ऐसी ज़मीन तक पहुँचेगी तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी जो नज़र काम कर रही है वो 300 फीट नीचे तक काम कर रही है, और उसका उफ़ुक़ जो है वो 300 फीट नीचे जा रहा है। तो अब जब उसका उफ़ुक़ 300 फीट नीचे जा रहा है तो उसका सूरज भी क्या होगा, वो 300 फीट नीचे ग़ुरूब होगा या 300 फीट नीचे तुलू होगा। तो इसलिए हमें वहाँ 300 फीट बुलंदी की ज़रूरत लेने की ज़रूरत होती है, और 300 फीट बुलंदी लेते हुए हम वहाँ के नक्शे तैयार कर सकते हैं। ये उन इलाक़ों के लिए है जो साहिली इलाक़े हों, समंदर के किनारे वाक़ हों, तो उन इलाक़ों में इन सब चीज़ों के एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है कि हम वहाँ ज़मीन की भी बुलंदी लेते हैं कि ज़मीन सतह समंदर से कितनी बुलंद है। बाकी और दीगर इलाक़ों के लिए जो साहिल समंदर पर वाक़ नहीं हैं, तो वहाँ हमको सतह समंदर की बुलंदी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वहाँ भी एक चीज़ का ख़याल रखा जाएगा कि हम जिस इमारत पर खड़े होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि हम जिस इमारत पर खड़े हैं वो इमारत 50 फीट बुलंद है। तो अब हम जब 50 फीट बुलंद इमारत पर पहुँचते हैं और उसका फ़ार्मूला निकालते हैं कि 50 फीट बुलंद इमारत पर हमारी हद्द नज़र क्या है, तो हमारी हद्द नज़र तकरीबन 13-14 किलोमीटर निकलती है। तो अब हम 360 दर्जे के दायरे में 360 दर्जे का जो दायरा बन रहा है अपने आस-पास इलाक़े में, तो हम उस पूरे दायरे में गौर करेंगे कि कहाँ की
इसी तरफ का इलाका अगर हमें नशेब में मिलता है तो हम उस नशेब को भी ले लेंगे, उस नशेब की बुलंदी को भी शामिल करेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर वो जानिब मशरिक़ मिला तो ज़ाहिर सी बात है कि जब वो इलाका जानिब मशरिक़ हमको मिला है तो अब सूरज जो तुलू होगा उस नशेब में तुलू होगा हमारे लिए। तो 50 फ़िट की बुलंद इमारत पर हम खड़े हैं और फ़र्ज़ कीजिए कि हमें 20 फ़िट का नशेब मिल गया जानिब मशरिक़। अब जानिब मशरिक़ जो सूरज तुलू हो रहा है तो वो 20 फ़िट और मज़ीद नीचे जा रहा है। तो 50 वो और 20 फ़िट ये, तो ये 70 फ़िट हो गए। तो 70 फ़िट की बुलंदी का हम लिहाज करते हुए औकात निकालेंगे और गुरूब में भी इसी का लिहाज रखेंगे ताकि थोड़ा 20 फ़िट की एहतियात हो जाए। और ऐसे ही अगर हमको वो इलाका जानिब मगरिब मिलता है तो जब वो जानिब मगरिब इलाका मिलेगा तो ऐसी सूरत में हमारा उफ़ुक़ जो होगा वो जानिब मगरिब 20 फ़िट मज़ीद नीचा होगा। 50 फ़िट की बुलंद इमारत पर तो हम खड़े ही हैं और हमारा उफ़ुक़ जो है वो 20 फ़िट और नीचा हो रहा है। तो 50 और 20 70 हो गए, तो 70 फ़िट हमारा उफ़ुक़ नीचे है। तो अब जो हमारा सूरज ग़ुरूब होगा वो हमसे 70 फ़िट नीचे ग़ुरूब हो रहा है। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से वो 70 फ़िट नीचे ग़ुरूब हो रहा है। तो इसलिए हम 70 फ़िट की बुलंदी शामिल करेंगे ताकि एहतियात रहे और फिर उसमें थोड़ी सी एहतियात और शामिल करके हम वहाँ के औकात निकालेंगे। तो इस तरह हमको तुलू और ग़ुरूब के औकात में एहतियात की ज़रूरत होती है। ख़ास करके इन सब चीज़ों का एहतियात रमज़ान में तो इंतहाई ज़रूरी होता है। बाकी और अय्याम में भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बाकी अय्याम में ज़रूरी नहीं है, लेकिन रमज़ान में तो इंतहाई ज़रूरी होता है। और अगर आप कहीं का दायमी नक्शा तैयार कर रहे हैं तो दायमी नक्शा तैयार करने में तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि दायमी नक्शा कहीं का तैयार ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हर साल औकात में कुछ न कुछ फ़र्क आता है। आज ग़ुरूब आफ्ताब जिस वक्त हो रहा है, आप अगले साल इसी तारीख़ में देखें तो आपको ग़ुरूब आफ्ताब उसी वक्त पर नहीं मिलेगा, बल्कि 15-20 सेकंड 25 मिनट का फ़र्क मिलेगा। मैंने ये फ़र्क जो अपना तजर्बा देखा, जो मैंने औकात निकाले और इन औकात में जो मैंने ये फ़र्क पाया तो तकरीबन 40-42 सेकंड तक का फ़र्क मुझको मिला कि एक साल जो है ग़ुरूब आफ्ताब या तुलुए आफ्ताब जो भी है, मुझे फ़िलहाल मेरे ज़हन में नहीं है कि ये फ़र्क जो हमको मिला था वो तुलुए आफ्ताब में मिला था या ग़ुरूब आफ्ताब में था। तो ख़ैर कहीं पर भी हो, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये फ़र्क जो मुझको मिला है वो तकरीबन 40-42 सेकंड तक का मिला है। तो इसलिए दायमी नक्शा कहीं का तैयार नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें एहतियात ना शामिल की जाए। हाँ, 1 साल के औकात निकाल करके उसमें आप 2-4 मिनट की एहतियात शामिल कर लें, फिर वो नक्शा दायमी हो जाता है। दायमी नक्शा, दायमी जंतरी, दायमी औकात सलात आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के औकात दे करके, ख़ास किसी साल के औकात दे करके आप उस नक्शे को दायमी बनाना चाहें तो हरगिज़ वो नक्शा और वो जंतरी दायमी नहीं हो सकती है, बल्कि उसमें एहतियात शामिल करने की ज़रूरत रहेगी। वो जंतरी जो होगी वो सिर्फ़ उस साल तो काम आ सकती है जिस साल के औकात आपने इस्तिखराज किए हैं, बाकी मज़ीद सालों के लिए वो जंतरी और वो दायमी नक्शा आपका काफ़ी नहीं होगा। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो जंतरियाँ तैयार की हैं, उन जंतरियों में तो कहीं कोई गलती नज़र नहीं आती है। वो जंतरियाँ बिल्कुल दुरुस्त रहती हैं, लेकिन उन जंतरियों के अलावा और उन नक्शों के अलावा बाद में ऐसा हुआ कि उन्हीं नक्शों से लोगों ने नक़ल किया और फिर वही जो मैंने आपको वक़्त ज़वाल के तफ़ावुत में बताया था कि एक जगह का तफ़ावुत लेकर के क्या करते हैं, सारे एक वक्त का तफ़ावुत लेकर के, ज़वाल के वक्त का तफ़ावुत लेकर के वही तफ़ावुत क्या करते हैं, तमाम औकात में शामिल कर देते हैं। तो ऐसा ही किया गया अपने हिंदुस्तान में जो अक्सर नक्शे राइज हैं, उन तमाम नक्शों में भी यही सब किया गया कि एक जगह का कोई नक्शा मिल गया, फिर वहाँ से देखा गया कि हमारे यहाँ का ज़वाली तफ़ावुत क्या हो रहा है, या उन्होंने कुछ किलोमीटर मुकर्रर कर लिए कि इतने किलोमीटर पर हम इतने मिनट का इजाफ़ा कर लेंगे, तो उसी हिसाब से उन्होंने इजाफ़ा करके उतने ही मिनट का और वही मिनट क्या किया, सारे औकात में शामिल कर दिए। इसीलिए आप उन नक्शों को अगर चेक करें, उन नक्शों पर अगर गौर करें तो उसमें बहुत सारी ख़ामियाँ मिलती हैं जिनको आज दूर करने की ज़रूरत है। और फिर आप, एक तो ये हुआ कि तफ़ावुत शामिल किया गया, दूसरे जंतरियों के गलत होने में बहुत बड़ा हाथ इस चीज़ का भी रहा कि जिन नक्शों से हम नक्शा नक़ल कर रहे हैं तफ़ावुत दे करके, हमने उन नक्शों के बारे में भी गौर नहीं किया कि सही बना है या नहीं बना है।
बस हमें कहीं का नक्शा मिल गया, कहीं की जंतरी मिल गई, उससे हमें नक़ल करने का मतलब रखा, हमने नक़ल करने का मतलब रखा, हमने नक़ल कर लिया जैसे पाया। वो नक्शा सही बना था या नहीं बना था, इसकी कोई तहक़ीक़ नहीं हुई, हालाँकि वो नक्शा ख़ुद काबिल इस्लाह था। उस नक्शे को ख़ुद इस्लाह कबूल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो वो नक्शा जो ख़ुद काबिल इस्लाह था, अब उस नक्शे से अगर कोई दूसरा नक्शा, कोई दूसरी जंतरी तैयार की जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको और मज़ीद काबिल इस्लाह हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही तफ़ावत हम शामिल करते हैं, तो तफ़ावत शामिल करने में हम गलती कर रहे हैं, तो उसको मज़ीद काबिल इस्लाह हो जाना चाहिए, बल्कि हो जाती हैं, हो जाना चाहिए नहीं, बल्कि वो जंतरियाँ क्या है, काबिल इस्लाह हो जाती हैं। इसलिए हम जब जंतरियाँ तैयार करें, औक़ात सहर इफ़्तार शाये करें, तो हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी ख़ास साल की जंतरी या औक़ात सहर इफ़्तार तैयार कर रहे हैं, तो उसमें इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी उनमें एहतियात बरकरार रखी जाती है कि हम इमारतों की बुलंदी का और आस-पास के इलाकों की बुलंदी का, हम इन सब चीज़ों का ख़याल रखते हैं। यही वजह है कि आजकल देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल से औक़ात लेते हैं। बहुत अफ़सोस होता है, गूगल से औक़ात ले रहे हैं, और गूगल क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि वो नुजूमी औक़ात देता है, तुलुअ ग़ुरूब के। वो शरई औक़ात नहीं देता है, वो नुजूमी औक़ात देता है। तो पहली बात तो उसकी गलती ये है कि वो नुजूमी औक़ात दे रहा है, और दूसरी गलती उसकी ये होती है कि वो बुलंदी को शामिल किए बग़ैर औक़ात देता है। वो बुलंदी को शामिल नहीं करता है तुलुअ ग़ुरूब के औक़ात में। और फिर उसकी गलती ये भी रहती है कि वो सिर्फ़ घंटा और मिनट में औक़ात देता है, सेकंड में औक़ात नहीं देता। और जब वो सेकंड में औक़ात नहीं देता, तो वो सेकंड को मिनट की तरफ राउंडेड कर देता है। अब वो कैसे राउंडेड करता है? तो गूगल का तरीक़ा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके यहाँ ग़ुरूब आफ़ताब 7:05 पर है, 7:05 पर है, तो अब वो क्या करेगा, ये 29 सेकंड को देखेगा कि ये किधर के करीब हो रहे हैं, पीछे वाले मिनट के करीब हैं या आगे वाले मिनट के करीब हैं। तो जिधर से करीब होंगे, उसी मिनट से उसको राउंडेड कर देगा। अब उसने देखा कि ये 29 सेकंड जो हैं, ये 7:05 के करीब हैं, 7:06 से दूर हैं। तो उसने क्या किया, वक़्त दिखा दिया कि 7:05 पर सूरज ग़ुरूब होगा। हालाँकि अभी आप देखिए कि 29 सेकंड तो बाक़ी हैं नुजूमी ग़ुरूब में। अभी 29 सेकंड नुजूमी ग़ुरूब में बाक़ी हैं, और उसके बाद मज़ीद 2-4 मिनट जो है आपके शरई ग़ुरूब में बाक़ी हैं। अब कितना गलत टाइम उसने दे दिया। ऐसे ही तुलु में भी उसका हाल है। और अगर वो देखता है कि मिसाल के तौर पर 7:05 पर ग़ुरूब हो रहा है, तो अब वो ये देखता है कि ये सेकंड किधर के करीब हो रहे हैं, आगे वाले मिनट के या पीछे वाले मिनट के। अब ये सेकंड जो है, ये आगे वाले मिनट के करीब हुए, तो वो इन सेकंड को आगे वाले मिनट से राउंडेड कर देता है, और आगे वाले मिनट से राउंडेड करके वो 7:06 पर ग़ुरूब दिखाता है। हालाँकि अब कहीं तक तो दुरुस्त आ गया, लेकिन अभी भी मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। वो इसलिए कि आप जानते हैं कि ये नुजूमी औक़ात हमको दिखा रहा है, शरई औक़ात नहीं दिखा रहा है, और मज़ीद ये भी कि ये जो औक़ात दिखा रहा है, ये बग़ैर बुलंदी के दिखा रहा है। इसने बुलंदी नहीं शामिल की है, और शरीअत में इन सब चीज़ों का लिहाज़ किया गया है ताकि इंसान की इबादत फ़ासिद ना हों, इंसान के रोज़े, नमाज़ वग़ैरह ये सब अपने वक़्त पर अदा हों। तो इन सब चीज़ों का शरीअत में लिहाज़ किया गया है। लिहाज़ा गूगल से तो औक़ात बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। हाँ, अगर आप मोबाइल में कहीं से औक़ात लेना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में दावत इस्लामी का जो प्रेयर टाइम एप्लीकेशन है, बहुत ही उम्दा एप्लीकेशन। बिल्कुल फ़तावा रज़विया की तहक़ीक़ के मुताबिक उसके औक़ात रहते हैं। आप उसको इस्तेमाल कीजिए, और उसमें अगर आप चाहें, वो 27 लाख मक़ामात के तक़रीबन औक़ात देता है आपको। और फिर जहाँ के औक़ात नहीं भी देता है, आप उस एप्लीकेशन को खोलें, तो उस एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि जब वो औक़ात बता रहा होगा, तो उसमें दाहिनी तरफ इधर ये 3 लाइनें बनी होंगी। इन 3 लाइनों पर जब आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने उसके ऑप्शंस खुल कर के आएँगे। अब जब वो ऑप्शन खुल कर के आएँगे, तो उसमें आप एक जगह पर देखेंगे कि लोकेशन है। लोकेशन में जाने के बाद आपके सामने
लोकेशन का ऑप्शन आएगा और उसमें 3 तरह की लोकेशन दी गई होंगी। पहले है गालिबन ऑटो, फ़िलहाल तो मुझे याद नहीं है, जो भी हो उसमें एक ऑटो है, दूसरा क्या है मैनुअल का ऑप्शन है, और तीसरा जो है ये फेवरेट का है। ये फेवरेट का ऑप्शन है। आप ऑटो में जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे हरा बटन बना होगा, तो जब उस बटन पर आप क्लिक करेंगे ऑटो पर, तो जहाँ पर आप मौजूद हैं ये वहाँ का मकाम आपको दिखा देगा और बुलंदी के साथ दिखाएगा। सबसे बड़ी खूबी ये, एक तो फतावा रज़विया की तहकीक के मुताबिक औकात, और फिर ये औकात जो दिखाता है वो बुलंदी के साथ दिखाता है कि आपका जो इलाक़ा है ये सतह समंदर से कितना बुलंद है और इतनी बुलंदी पर ये तुलुओ ग़ुरूब में क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप मैनुअल पर जाते हैं तो मैनुअल में आपको फिर 2 ऑप्शन मिलेंगे। मैनुअल पर आप ऐसे क्लिक कीजिए, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बटन बन के आ रहा होगा, उसमें आपको कंट्री सेट करना है, सर्च करना है यानी मुल्क, और दूसरा बटन बन करके आ रहा होगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिटी सेट करना है। वो खुद ही आपको पूरी लिस्ट दिखाएगा। कोई एक लेटर आप दबाएंगे, जैसे ए दबा दिया तो अब ए से जितने नाम उसके पास होंगे उस मुल्क के वो सारे शहर आपके सामने खोल देगा। बी दबा दिया तो बी से जितने नाम होंगे, बरेली है, बदायूं है वगैरह, तो वो सारे शहर आपके सामने ले आएगा। अच्छा, सबसे अच्छा जो ऑप्शन उसका है, तो उसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो ये फेवरेट का है। अब फेवरेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो फेवरेट में जाने के बाद जितने भी शहर आप उसमें सर्च कर चुके हैं वो सारे शहर पूरी लिस्ट एक मौजूद होगी। अब जैसे आप वहाँ पर बरेली सर्च कर चुके हैं तो ये बरेली की लिस्ट मौजूद होगी और उसके आगे ये 2 बटन इस तरह से बने होंगे। एक लाल बना होगा तो उस पर एक कट का निशान लगा होगा, और एक ये बना होगा तो इस पर पेंसिल का निशान बना होगा। तो अब जब आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका पूरा उसकी पूरी तफसील खुल कर के आ जाएगी। उसी में आपको लैटिट्यूड भी मिलेगा, उसी में आपको लॉन्गिट्यूड भी मिलेगा, और उसी में आपको प्रेशर भी मिलेगा, हवा का दबाव, उसी में आपको मौसम भी मिलेगा, और फिर उसी में नीचे जो है हाइट का भी ऑप्शन होगा। नीचे सबसे जो ऑप्शन आएगा उसमें बुलंदी भी दी होगी फिट में, कि आपका इलाक़ा सतह समंदर से कितने फिट बुलंद है। तो ये जो बुलंदी दिखाता है वो सतह ज़मीन की दिखाता है। अब अगर आप किसी इमारत की बुलंदी लेना चाहें, किसी इमारत पर आप चले जाएँ तो इमारत की बुलंदी तो नहीं दिखाएगा। अब जब आप उस बुलंद वाला इमारत पर पहुँच गए तो अब यहाँ पर जो है जो नीचे ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर आप फिट लिख दीजिए कि आप कितने फिट बुलंदी पर आए हैं। मिसाल के तौर पर आप 200 फिट बुलंदी पर आए हैं, और आने के बाद आप नीचे से उसको सेव कर दीजिए। सेव का बटन होगा आपके पास, तो आप जब उसको नीचे सेव कर देंगे और फिर आप बाहर आएंगे उस एप्लीकेशन में जहाँ पर टाइम दिखा रहा था, तो वहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि अब वो इतने फिट बुलंदी के हिसाब से आपको औकात दे रहा होगा। तो अगर आप नेट से औकात लेना चाहते हैं तो आप दावत इस्लामी के पीरियड टाइम का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा गूगल वगैरह से औकात बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इसके औकात दुरुस्त नहीं होते हैं। इसी तरह और मज़ीद जो एप्लीकेशन हमने देखे हैं, हमने कई एप्लीकेशन तलाश किए औकात नमाज के सिलसिले में, तो तकरीबन सब में यही नुजूमी तुलुओ ग़ुरूब दिए रहते हैं। शरई तुलुओ ग़ुरूब किसी में भी नहीं होता। एक तन्हा ये एप्लीकेशन है जिसमें मैंने शरई तुलुओ ग़ुरूब पाया है, और बहुत ही खूबियों के साथ पाया है कि उसमें अगर आप लॉन्गिट्यूड बदलना चाहें, लैटिट्यूड बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। 27 लाख मकामात तो वो ख़ुद देता है। फिर उसके बाद अगर कोई मकाम आपको नहीं दिखा रहा है तो उसका भी वक्त हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले तो आप फेवरेट में जा कर के अब जो लिस्ट आपके सामने आई, पेंसिल के बटन पर क्लिक कीजिए। अब उस शहर की आपकी पूरी तफसील आ जाएगी। अब उस शहर की जो तफसील आई है उसमें आप अपने उस जगह का नाम चेंज करके नाम बदल दीजिए, और फिर लैटिट्यूड बदल दीजिए, लॉन्गिट्यूड बदल दीजिए, और उसकी जो बुलंदी है वो दे दीजिए। इतना काम आप कीजिए तो औकात शरइया आपको एप्लीकेशन से हासिल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब औकात निकालता हूँ
और उस एप्लीकेशन के जो औकात होते हैं 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं होता। इतना अच्छा एप्लीकेशन है वो कि बिल्कुल फतावा रज़विया की तहक़ीक़ के मुताबिक वो आपको औकात दे रहा होता है। तो आप उसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें और उसी से आप अपने औकात हासिल करें। अगर आप नेट से औकात लेना चाहते हैं और अगर मज़ीद आप इल्म तौक़ीफ़ हासिल करना चाहते हैं, इल्म तौक़ीफ़ में आप कुछ बनना चाहते हैं, तो जो असबाक़ आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनकी मशक़ें कीजिए। क्यों? इसलिए कि जब इल्म की तकरार होती है तो इल्म महफूज रहता है, इल्म में निखार पैदा होता है, इल्म में ताज़गी पैदा होती है, आपका इल्म जवान होता है। लेकिन अगर मशक़ें न की जाएँ, सिर्फ़ दर्स सुने जाएँ, तो दर्स सुनने का तो फ़ायदा होगा, लेकिन आपके अंदर जो इल्म में निखार होना चाहिए, जो ताज़गी होनी चाहिए, वो नहीं होगी। तो ये तो मासबक का ख़ुलासा बयान कर रहा था, उसमें बात थोड़ा तफ़सील पकड़ती गई। अब आइए हम आज अपने सबक की तरफ चलते हैं। देखिए किताब का सफ़ा नंबर है 18 और इस सफ़ा नंबर 18 पर बल्कि सफ़ा नंबर 17 बाब नंबर 4 सुबह इशा। ये सुबह इशा का बाब है और इसमें हम सुबह सादिक के और इशा के औकात निकालना सीखेंगे। देखिए एक है सुबह सादिक और एक है सुबह काज़िब। सुबह सादिक नमूदार होने से कुछ देर कबल क्या बल्कि काफ़ी देर कबल एक रोशनी नमूदार होती है और ये रोशनी जो होती है ये हमें वस्ते आसमान से ज़ाहिर होती है। आइए हम बोर्ड पर इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये है आपकी ज़मीन और इसके आसपास में ये है आसमान। अब आप ज़मीन पर खड़े हैं तो अब ये रोशनी जो ज़ाहिर होती है वो ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपका उफ़ुक़ है, ये उफ़ुक़ शरक़ी है और ये उफ़ुक़ ग़रबी है, ये आपका समतुल रास है जो आसमान को छूता हुआ जा रहा है और ये है आपका समतुल क़दम। सूरज क्या करता है? इसी 360 दायरे का दर्जे का दौरा करता है। बिल्कुल ऐन दोपहर के वक्त सूरज हमारे समतुल रास पर होता है, दायरे निस्फ़ुन नहार पर होता है, समतुल रास पर नहीं, दायरे निस्फ़ुन नहार पर होता है। समतुल रास पर क्यों नहीं? इसलिए कि सूरज हर मकाम के लिए समतुल रास पर नहीं आता। बहुत कम मकामात ऐसे हैं कि उनके वो समतुल रास पर आता है। आप जानते हैं कि सूरज जो गर्दिश करता है वो 23 सूरज जो चलता है वो 23 दर्जा और 26 दक़ीक़ा ये जो है शिमाली और जुनूबी जाता है। तो वो मकामात जो 23 दर्जा 26 दक़ीक़ा के अंदर हैं, जिनका अर्ज़ बलद इतना या इनसे कम है, तो उनके तो समतुल रास पर सूरज जाएगा। लेकिन वो मकामात जो 23 दर्जा और 26 दक़ीक़ा अर्ज़ बलद से ज़्यादा हैं, जैसे बरेली है तो वो 28 दर्जा अर्ज़ बलद रखता है, तो अब इस मकाम पर तो सूरज जाएगा ही नहीं। तो जब जाएगा नहीं तो समतुल रास पर कैसे पहुँचेगा? ज़ाहिर सी बात है कि समतुल रास पर भी नहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि सूरज जो है दायरे निस्फ़ुन नहार पर आता है, समतुल रास पर नहीं आता। तो सूरज जब गर्दिश करता है तो वो दोपहर के वक्त हमारे दायरे निस्फ़ुन नहार पर होता है और दायरे निस्फ़ुन नहार इसको मैं इससे पहले बता चुका हूँ किसको कहा जाता है। और बिल्कुल आधी रात के वक्त ये दायरे निस्फ़ुन नहार पर नीचे की जानिब होता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि समतुल क़दम पर आ जाए, क्योंकि जब वो समतुल रास पर नहीं आ रहा है तो समतुल क़दम पर कैसे आएगा? इसीलिए वो दायरा जो ऐसे शिमालन जुनूबन बनता है, जिसे हमने बताया था दायरे निस्फ़ुन नहार कहते हैं, तो उस दायरे पर आधी रात के वक्त आता है। अब आधी रात के बाद ये सूरज यहाँ से बढ़ना शुरू होता है और बढ़ते 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 ये यहाँ से 18 दर्जा, ये हुआ मसलन 18 दर्जा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाते हैं कि फ़कीर का सालहा साल का तजर्बा है, बारहा का तजर्बा है कि सूरज को सुबह सादिक के वक्त 18 दर्जा ज़ेर उफ़ुक़ पाया। सूरज को 18 दर्जा ज़ेर उफ़ुक़ पाया। यह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना कई बार का बारहा का तजर्बा बयान किया
कि सूरज सुबह सादिक के वक्त ये कहाँ होता है, 18 दर्जा ज़ेर उफ़ुक़ होता है। और यही हाल इधर भी होता है। इशा के वक्त भी सूरज क्या होता है, ये 18 दर्जा ज़ेर उफ़ुक़ होता है। 18 दर्जा इधर और 18 दर्जा इधर, दोनों जानिब 18-18 दर्जे। इसीलिए आपने पढ़ा है कि रोज़ाना का वक्त फ़ज्र और वक्त मगरिब बराबर होता है, क्योंकि इधर भी 18 दर्जे सूरज जब ज़ेर उफ़ुक़ होता है तो सुबह सादिक का वक्त हो जाता है, यानी वक्त फ़ज्र शुरू हो जाता है। और इधर भी क्या होता है, जब 18 दर्जा ज़ेर उफ़ुक़ होता है तो सुबह सादिक इशा का वक्त शुरू हो जाता है, इशाए हनफ़ी का वक्त। तो सुबह काज़िब जो होती है वो यहाँ आसमान के बीच से ज़ाहिर होती है, इस तरफ से, और ऐसे वो उफ़ुक़ की तरफ आती है। और ये रोशनी जो होती है ये ऐसे तूल में बन रही होती है, ये फैलती नहीं है, ये ऐसे तूल में ऐसे बनती चली जाती है। ये सुबह सादिक की रोशनी जो होती है, हत्ता कि वो उफ़ुक़ हिस्सी तक ऐसे ही चलती चली जाती है, ये तूल में बनती रहती है इस तरीके से। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, जैसे कि कपड़े का थान खोला जा रहा हो। तो ऐसे ही ये यहाँ से ज़ाहिर होती है और यहाँ तक आती है उफ़ुक़ हिस्सी तक। उफ़ुक़ हिस्सी ये उफ़ुक़ हिस्सी है, हालाँकि आपने उफ़ुक़ इसको पढ़ा था, तो हाँ, वो उफ़ुक़ हक़ीक़ी है और ये उफ़ुक़ हिस्सी है। और उफ़ुक़ हिस्सी तक ये रोशनी पहुँचती है और उफ़ुक़ हिस्सी तक पहुँचने के बाद फिर आगे नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती? तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उफ़ुक़ हिस्सी से लेकर के उफ़ुक़ हक़ीक़ी तक, ये उफ़ुक़ हक़ीक़ी तक बहुत ज़्यादा कसाफ़त है। इतनी कसाफ़त है कि आप देखते हैं एक चमकता दमकता सूरज जब उफ़ुक़ हक़ीक़ी से तुलू होता है, तो जब तक वो उफ़ुक़ हिस्सी तक ना आ जाए, हमारी नज़र उसको देखती रहती है, उस पर जमती रहती है और आपको वो एक लाल टिकिया की शक्ल में नज़र आता है। ऐसा क्यों? कसाफ़त की वजह से। सूरज का रंग मुतग़य्यर नहीं हुआ, लेकिन वो उस कसाफ़त की वजह से हमको ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये जो काम हुआ, ये कसाफ़त का हुआ कि इतना चमकता दमकता सूरज, ये हमको जो है दूसरे कलर में दिखाई दिया, दूसरे रंग में दिखाई दिया। और फिर जब वो उफ़ुक़ हिस्सी तक पहुँचता है, उफ़ुक़ हिस्सी से जब आगे बढ़ता है तो अपने तग़य्युर से वो आज़ाद हो जाता है और वहीं से हमारे लिए इशराक़ का वक्त शुरू होता है। इशराक़ का वक्त, उस वक्त से हम कोई भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो जब तक वो उफ़ुक़ शरक़ी उफ़ुक़ हक़ीक़ी से उफ़ुक़ हिस्सी तक ना आ जाए, उस वक्त तक नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती है। तमाम नमाज़ों को के पढ़ने से रोका गया है। तो जब ये रोशनी यहाँ उफ़ुक़ हिस्सी तक पहुँचती है, तो उसके बाद यहीं से एक रोशनी यहाँ से और नमूदार होती है। अब ये रोशनी जो होती है, ये ऐसे फैलती भी रहती है और आगे भी बढ़ती रहती है। इस तरीके से ये रोशनी फैलती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। और ये रोशनी जो होती है, यही रोशनी सुबह सादिक की रोशनी कहलाती है और वही रोशनी इस सुबह काज़िब की रोशनी को घेर लेती है और फिर उसके बाद यहीं से सूरज तुलू हो जाता है। तो ये जो रोशनी नमूदार होती है, ये उस वक्त नमूदार होती है जब सूरज यहाँ से चलते 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 18 दर्जा ज़ेर उफ़ुक़ तक आ जाता है। तो पता चला कि सुबह सादिक का जो वक्त है ये 18 दर्जे ज़ेर उफ़ुक़ है। जब मरकज़ शम्स क्या हो, क्योंकि हम बोधे समती जो लेते हैं वो मरकज़ शम्स से लेते हैं। इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि हम जो बोधे समती लेते हैं उसमें हम सूरज की दूरी जो देखते हैं कि हमारे समतुल रात से सूरज की दूरी कितनी है, तो यहाँ हम मरकज़ शम्स मुराद लेते हैं, यानी सूरज का दरमियानी हिस्सा हमारे सर से कितनी दूर है। तो यहाँ जो है ये 18 दर्जा जब ज़ेर उफ़ुक़ सूरज होता है तो हमारे लिए सुबह सादिक नमूदार हो जाती है। अब आप गौर करें कि आपके समतुल रात से 90 दर्जे की दूरी पर उफ़ुक़ और उफ़ुक़ से 18 दर्जे और मज़ीद नीचे अभी क्या है, सूरज है। तो 90 ये और 18 ये कितने हो गए, 108 दर्जा। तो पता चला कि सुबह सादिक की जो बोधे समती बनी वो 108 दर्जा।
अच्छा, अब ये हो गया। अब इस तरफ आइए, तो इस तरफ जब सूरज ज़ेर उफ़ुक़ चला गया, इस उफ़ुक़ के नीचे जब गया तो ये हमारे लिए गुरूब का वक्त हुआ। अब गुरूब के बाद आप देखते हैं कि आसमान पर एक सुर्ख़ी फैली रहती है। अब ये सुर्ख़ी गायब होते होते सूरज जब ये पहुंच जाता है 12 दर्जे पर, ये जब 12 दर्जे की दूरी पर होता है तब ये सुर्ख़ी गायब होती है 12 दर्जे की दूरी पर। और आप जानते हैं कि इशा का वक्त जो शुरू होता है ये शफ़क़ के गायब होने पर। और इस शफ़क़ से क्या मुराद है, तो इसमें इख्तिलाफ़ है। साहिबैन और अइम्मा सलासा इस बात के कायल हैं कि शफ़क़ से मुराद शफ़क़ अहमर है, और इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बात के कायल हैं कि शफ़क़ अबियज़ मुराद है। तो यहाँ शफ़क़ अहमर पहले गायब होती है, वो 112 दर्जे, वो 12 दर्जे पर। ये दर्जे का निशान मैंने बनाया था, ज़ीरो मत समझिएगा। और फिर उसके कुछ देर के बाद ये शफ़क़ अबियज़ भी गायब हो जाती है। इस शफ़क़ अहमर के बाद आसमान पर एक सफ़ेद रोशनी फैलती है, तो ये जो रोशनी होती है ये शफ़क़ अबियज़ कहलाती है। तो ये गायब होती है 18 दर्जे पर। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सादिक का वक्त और इशा का वक्त उस दिन का बराबर होता है। जितना वक्त सुबह सादिक फ़जर का होगा उतना ही मगरिब और इशा का भी होगा, मगरिब से इशा का फ़ासला होगा। अब उसके बाद फिर वही कैफ़ियत यहाँ नमूदार होती है कि एक वही लंबी सी रोशनी जो वस्ते आसमान से ज़ाहिर हुई थी इस तरफ, वो यहाँ भी ज़ाहिर होती है, लेकिन यहाँ फ़र्क होता है कि वो रोशनी ऊपर से नीचे की तरफ फैलती हुई गई थी। अब यहाँ ये नीचे से ऊपर की तरफ फैलती रहेगी, ख़त्म होती जाएगी और धीरे धीरे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और रात की तारीकी बिल्कुल छा जाती है। तो ये मध्यम सी रोशनी होती है, हल्की सी रोशनी होती है, इसीलिए आप जानते हैं कि ये उफ़ुक़ हिस्सी पर जाकर के नज़र नहीं आती। अच्छा, तो ये हमारे लिए बना बोदे समती कि जब सूरज 18 दर्जे ज़ेर उफ़ुक़ हो उस वक्त सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा और सुबह सादिक शुरू हो जाएगी। तो हमने इधर लिया 90 दर्जा ये और 18 दर्जा ये, तो 90 और 18 108 दर्जे। और यहाँ पर भी देखिए हम उफ़ुक़ बोदे समती निकालते हैं तो 90 दर्जे पर ये है, और शफ़क़ अहमर गायब हो रही है 12 दर्जे पर। तो गोया कि साहिबैन के यहाँ और अइम्मा सलासा के यहाँ 90 और 12 हुआ 102। तो इशा का वक्त इनके यहाँ शुरू होगा जब सूरज 102 दर्जे पर हो बोदे समती, और ये 90 18 108। तो हमारे यहाँ जो वक्त शुरू होगा वो 108 दर्जे पर जब बोदे समती होगी उस वक्त इशा का वक्त शुरू होगा। अब हम पूरा फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने तुलुअ ग़ुरूब में सीखा था। मेयारी ज़वाल, फिर उसके बाद कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट ओपन कॉस बोदे समती। अब ये बोदे समती हम इस्तेमाल करेंगे 90-50 की जगह पर। जो वहाँ हम 90-50 लिख रहे थे वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 90-50 की जगह 108 लिखेंगे। अगर हमें सुबह सुबह का वक्त निकालना हो, इसमें तमाम अइम्मा का इत्तेफ़ाक़ है, कोई इख्तिलाफ़ नहीं। और अगर हम इशा का वक्त निकालना चाह रहे हैं, तो अगर हम इशाए शाफ़िई का निकालना चाह रहे हैं तो 102 दर्जे लिखेंगे, और अगर हम इशाए हनफ़ी निकालना चाह रहे हैं तो हम 108 दर्जे बोदे समती उसमें लिखेंगे। तो हमारे पास इशाए हनफ़ी और इशाए शाफ़िई का वक्त आ जाएगा। अब आइए हम ज़रा बरेली शरीफ का औक़ात लेते हैं। मैं बरेली शरीफ के औक़ात बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि बरेली शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरकज़ अक़ीदत है, और बरेली शरीफ की सारी चीज़ें अर्ज़ बलद तूल बलद वगैरह ज़बानी बिल्कुल याद हैं। बाकी चीज़ों को तो हमें देखने की ज़रूरत होती है। तो अब आइए हम फिर सबसे पहले वही चीज़ें इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे जो हमने इससे पहले औक़ात में जमा की थी। तो देखिए अर्ज़ बलद हम निकालते हैं बरेली शरीफ का यकुम माई का। तो हम यकुम माई बरेली शरीफ सुबह इशा। अब ये इशा जो है हनफी भी हम निकालेंगे, शाफ़िई भी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। तो देखिए हम अर्ज़ बलद लेते हैं। 28 दर्जा 23 दक़ीक़ा शिमाली। तूल बलद 79 दर्जा 27 दक़ीक़ा शर्क़ी। तादिल मुरव्वज
0 घंटा 12 मिनट और 12 सेकेंड। मैं बता चुका हूँ कि कैलकुलेटर पर जब इसको लिखना होगा तो हम 0 के बाद वही सिर्फ 3 ही बटन दबाएंगे जो आपको बताया गया। फिर उसके बाद बलदी ज़वाल, ये अभी हमको मालूम नहीं है तो हम अभी उससे देख लेंगे। फिर उसके बाद में मीले शम्स, अगर हमें तादील मुरव्वज निकालने की ज़रूरत हो तो फिर हमें वहाँ पर जो है मेयारी घड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम मेयारी घड़ी इस तरफ लिख लेते हैं। मेयारी घड़ी प्लस 05:30, ये तादील मुरव्वज प्लस में है, माइनस में होता है तो मनफी करना पड़ता है। और हमें लेना है बलदी ज़वाल और मीले शम्स यकुम मई का। तो हम किताब में पीछे चार्ट देखते हैं और चार्ट देखने के बाद में हम वक्त निकालते हैं। यकुम मई को 11:57:8:15:4, 11:57:8 और मीले शम्स है 15 दर्जा और 04 दकीका। अब देखिए हम सबसे पहले बलदी ज़वाल निकाल लेते हैं, मेयारी ज़वाल निकाल लेते हैं। 11:57 और 8 सेकेंड। फिर इसमें हमने प्लस किया 0 घंटा 12 मिनट और 12 सेकेंड। ये मेयारी ज़वाल आया 12:09 20 सेकेंड। 12:09 और 20 सेकेंड। फिर उसके बाद वही हम पूरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस बोदे समती बराए ईशा 108 दर्जा माइनस साइन 28 दर्जा 23 दकीका। इस पे ख्याल रहे कि अगर ये जुनूबी हो तो हमें माइनस इस्तेमाल करना है। फिर साइन कितना है 15 दर्जा 4 दकीका, ये मीले शम्स 15 दर्जा और ये 4 दकीका। यहाँ पर भी अगर मीले शम्स जुनूबी हो तो हमें माइनस इस्तेमाल करना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस 28 दर्जा 23 दकीका, फिर कॉस 15 दर्जा और 4 दकीका, डबल ब्रैकेट बंद तकसीम 15। वाज़ेह रहे कि ये जो फार्मूला मैं लिखता हूँ ये उस कैलकुलेटर से है जिसमें कॉस और साइन के बाद ब्रैकेट खुद ब खुद ओपन नहीं होता, हमें ओपन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप ऐसा कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें साइन और कॉस के बाद खुद ब खुद ब्रैकेट ओपन हो जाता हो तो उसका फार्मूला बदल जाता है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। जो ब्रैकेट खुलेंगे उनको बंद करने की ज़रूरत पेश आएगी। तो अगर आप ऐसा कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हों तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम फिर कमेंट में ही आपको वो फार्मूला बता देंगे कि उसका फार्मूला क्या है। चलिए 12:09 20 सेकेंड माइनस शिफ्ट कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस 108 दर्जा माइनस साइन 28 दर्जा 23 दकीका साइन 15 दर्जा 4 दकीका ब्रैकेट बंद तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस 28 दर्जा 23 दकीका, फिर कॉस 15 दर्जा 4 दकीका डबल ब्रैकेट बंद तकसीम 15। ये हमारे पास सुबह सादिक का वक्त निकल कर के आया 4:06 साढ़े 53 सेकेंड, 4:06 और 53.5 सेकेंड, 53.5 सेकेंड।
ये 0 नहीं रहेगा ताकि ये 50 का काम करे। अब हमें ये सुबह सादिक का वक्त निकल करके आया, इशा का वक्त कैसे निकालना है? तो बहुत आसान है कि हम इसी को जो है प्लस कर दें तो हमारे पास इशा का वक्त आ जाएगा। तो जब हमने इसको प्लस कर दिया तो ये हमारे पास वक्त निकल करके आया 20:11, 20:11 और 46.5 सेकंड, 46.5 सेकंड, यानी 8:11 और 46.5 सेकंड। ये इशाए हनफी का वक्त हमारे पास निकल करके आया, क्योंकि आप जानते हैं हमने बौद्ध सम्मति 108 इस्तेमाल की है, और अगर इसी बौद्ध सम्मति को हम बदल दें, अब हमें कुछ नहीं करना है, इस 8 को हटा करके 2 कर देना है, और कैलकुलेटर में वो बटन होते हैं, मैंने आपको बताया था, उन्हीं बटन से आप काम चला सकते हैं। तो हमने 102 कर दिया इसको, तो हमारे पास जो वक्त निकल करके आया वो निकल करके आया 19:41 और 11.86 सेकंड। ये इशा शाफ़ई का वक्त आ गया। कितनी आसानी से हमने वक्त निकाल लिया, माशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि सुबह इशा की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, औकात निकालने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये मज़ीद ऊपर की चीज़ें लिखे रहने देते हैं, क्योंकि आज मेरा इरादा है कि मैं साथ ही में आपको असर का बाब भी पढ़ा दूँ। तो देखिए असर में अब आगे बढ़ जाइए, तो बाब नंबर 6, बाब नंबर 5 जो है ये ज़हवा कुबरा का। और जब मैंने ज़वाल का वक्त निकालने का तरीका बताया था तो वहीं पर बताया था आपको कि ज़हवा कुबरा का तरीका भी यही है, बस फ़र्क इतना है कि हम ज़वाल निकालने के लिए तुलू गुरूब को जमा करके 2 पर तकसीम करते थे, और यहाँ हम सुबह सादिक और गुरूब को जमा करके 2 पर तकसीम करेंगे, तो ज़हवा कुबरा का वक्त हमारे पास निकल करके आ जाएगा, उसमें और कुछ भी नहीं है। असर में हम जानते हैं कि असर का वक्त कब शुरू होता है, जब हर चीज़ का साये असली हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक किसी भी चीज़ का साया उसके साये असली के अलावा जब 2 गुना हो जाए तो असर का वक्त शुरू होता है। और साहिबैन और अइम्मा सलासा के नज़दीक, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, जब किसी भी चीज़ का साया साये असली के अलावा 1 गुना और बढ़ जाए तो क्या होता है, वक्त असर शुरू हो जाता है। जैसे मेरे सामने ये स्केल है, अब हम किसी दिन हम क्या करें, इसको बिल्कुल वर्टिकल ऐसे सीधी खड़ी कर दें, और सीधी खड़ी करके हम बिल्कुल उस वक्त जब सूरज समतुल रास पर नहीं बल्कि दायरे निस्फ़ुन नहार पर हो। अभी मैंने बताया कि सूरज समतुल रास पर हमेशा नहीं आता, बल्कि बहुत सारे मकामात वो हैं कि उनके लिए कभी नहीं आता, और बहुत सारे मकामात वो होते हैं कि उनके लिए कभी कभी आता है, लेकिन वो भी साल में सिर्फ 2 बार आता है। जो लोग 23 दर्जा 26 दक़ीक़ा अर्ज़ बलद पर रहते हैं तो उनके लिए तो साल में सिर्फ 1 ही बार आता है, लेकिन जो 23 दर्जा 26 दक़ीक़ा के अंदर होते हैं, जैसे मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि मुंबई वाले हैं, तो मुंबई वालों के लिए जो है मुंबई का जो अर्ज़ बलद है 19 दर्जा और 5 दक़ीक़ा। तो अब इन लोगों के लिए सूरज इनके समतुल रास पर आएगा, इनके सर पर आएगा, और वो भी साल में 2 दिन, एक तो 17-18 नवंबर को और दूसरे 16 या 17 मई को। कैसे हमने पता लगाया, तो हम ये देखते हैं कि जितना इनका अर्ज़ बलद है उतना ही मील शम्स किस दिन हो रहा है, तो जिस दिन उतना ही मील शम्स हो रहा है उस दिन जो होगा सूरज इनके समतुल रास पर आएगा, और जब सूरज इनके समतुल रास पर आएगा तो इनका साया नहीं बनेगा, उस दिन इनका ज़वाल के वक्त इनका साया होगा ही नहीं, बेसाया हो जाएंगी। तो उस दिन इनका साया ही नहीं होगा। क्यों साया नहीं होगा? क्यों? इसलिए कि जब सूरज समतुल रास पर होता है तो उस वक्त मरकज़ शम्स की दूरी जो होती है हमारे समतुल रास से वो 0 दर्जे पर होती है, क्योंकि बोधे समती हम किसको कहते हैं, हमारे समतुल रास से मरकज़ शम्स की दूरी कितनी है, तो उस वक्त जो मरकज़ शम्स की दूरी होती है, जो बोधे समती होती है, वो 0 दर्जे होती है। और आप अगर हमारे साथ में रहे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको हम आगे की क्लास में, इन 10 रोज़ा क्लास के अलावा हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़रमाया है
कि जो साया बनता है वो मरकज़ शम्स से नहीं बनता, बल्कि हाजिब शम्स से बनता है, सूरज के बालाई किनारे से बनता है। मरकज़ शम्स से साया नहीं बनता, और हमारे सर पर जो है वो मरकज़ शम्स है, और जब उससे साया नहीं बनता तो हमारा साया उस दिन नहीं होगा। और मज़ीद इसकी तफसील अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने असर के बारे में इतनी ज़ोरदार तहक़ीक़ की है कि तबीयत बाग बाग हो जाती है, दिल खुश हो जाता है कि कितना शुऊर और कितनी फ़हम अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत को अता फ़रमाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। असर के बारे में तो आपने बहुत ही इंतहाई अनोखी, निराली, ज़ीशान तहक़ीक़ फ़रमाई है। वैसे भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ात अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना, दुर्र नायाब हैं। लेकिन असर के बारे में जो आपने तहक़ीक़ फ़रमाई वो इंतहाई नादिर व नायाब तहक़ीक़, माशाअल्लाह। तो अगर आपने हमारा साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला हम वो तहक़ीक़ भी आपको पढ़ाएँगे। लेकिन यहाँ इन 10 रोज़ा औक़ात में वो तहक़ीक़ पढ़ाने का वक़्त नहीं है, लिहाज़ा हम आपको वो आम फ़ार्मूला सिखाने जा रहे हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, अल्लामा मुफ्ती अफ़ज़ल हुसैन मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वग़ैरह ने इस्तेमाल किया है। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो आला हज़रत की वही तहक़ीक़ इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस तरीक़ों को भी आपने इरशाद फ़रमाया है अपनी किताब तौज़ीहुत तौक़ीफ़ में। तो अब हम देखते हैं कि जब सूरज इतने ही दर्जा और इतने ही दक़ीक़ा मील शम्स होगा, उस दिन सूरज उन लोगों के बिल्कुल समतुर रास पर आएगा, वरना हर जगह सूरज समतुर रास पर नहीं आता है, बल्कि दायरे निस्फ़ुन नहार पर आता है। अब जब दायरे निस्फ़ुन नहार पर सूरज आए, उस वक्त देखा जाए कि किसी चीज़ का साया कितना बन रहा है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए ये दायरे निस्फ़ुन ये समतुर रास है और सूरज इसके मुकाबले में कहीं पर आया, और हमने ये अपनी स्केल खड़ी की है वर्टिकल, बिल्कुल 12 दर्जे की, क्या 12 इंच की है, 1 फ़ीट की। अब जब सूरज समतुर रास पर आया तो उस वक्त हमने इसका साया पैमाइश किया तो वो साया बना मसलन 6 इंच। ये 6 इंच का साया बना। तो ये 6 इंच का साया क्या है? साया असली है। अब हम जानते हैं कि हर चीज़ का साया जब इसके अलावा 2 गुना हो जाए या इसके अलावा 1 गुना हो जाए, तब असर का वक्त शुरू होगा। तो अब हम इस साये को छोड़ देंगे, अब इसके बाद में हम पैमाइश करना शुरू करेंगे। तो जब साया इसका 1 गुना हो जाए, यहाँ तक आ जाए, ये 1 गुना हुआ फर्स्ट। तो जब साया यहाँ तक पहुँचेगा तो असर शाफ़िई का वक्त शुरू होगा। अब उसके बाद साया और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, जब इसका साया यहाँ तक पहुँचेगा, इसका दोगुना हो जाएगा, तब यहाँ आकर के असर हनफी का वक्त शुरू होगा। और ये साया आप जानते हैं हर मौसम में घटता बढ़ता रहता है। मौसम के एतबार से सूरज साया क्या है? घटता बढ़ता रहता है। क्यों घटता बढ़ता रहता है? क्योंकि सूरज जितना भी हमारे करीब आता जाएगा, ये साये छोटे होते रहेंगे, और जब सूरज हमारे दूर होता चला जाएगा, तो ये क्या होंगे? बढ़ते रहेंगे, साया दराज होता रहेगा। तो इसलिए आपने देखा कि तुलू के लिए 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा बोद समती मुतय्यन थी, गुरूब के लिए 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा बोद समती मुतय्यन, सुबह सादिक के लिए 108 दर्जा, इशाए हनफ़ी के लिए 108 दर्जा, इशाए शाफ़िई के लिए 102 दर्जा, ये सब बोद समती मुतय्यन थी। लेकिन असर शाफ़िई और असर हनफ़ी इसकी बोद समती मुतय्यन नहीं, तो इसलिए हमें रोज़ाना इसकी बोद समती अलग अलग निकालनी पड़ती है। अब अलग अलग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? चलिए हम इसके निकालने का तरीका सीखते हैं कि हम असर के लिए बोद समती कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बोद समती लेंगे बवक्त ज़वाल, यानी ज़वाल के वक्त देखेंगे कि सूरज हमारे समतुर रास से कितना हटा हुआ है। सूरज हमारे समतुर रास से कितना हटा हुआ है, शरक़न या ग़रबन। तो इसके लिए हम अर्ज़ बलद से हम मील शम्स को माइनस करेंगे, मील शम्स को माइनस करेंगे। अब जैसे हमें यही लेना है, तो यहाँ पर मील शम्स जो था वो 15 दर्जा 4 दक़ीक़ा था। मील शम्स जो है ये 15 दर्जा 4 दक़ीक़ा है। 15 दर्जा और ये 0 और ये 4 दक़ीक़ा, ये मील शम्स है। बरेली शरीफ का अर्ज़ बलद 28 दर्जा 23 दक़ीक़ा, इससे हमने माइनस किया मील शम्स को, यानी 15 दर्जा और
4 दक़ीक़ा। अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से? 23 में से 4 गया, बगैर कैलकुलेटर के हल कर सकते हैं। 23 में से 4 गया है, बचा कितना? 19। तो ये हमको हासिल हुआ 19 दक़ीक़ा। ठीक है। अब उसके बाद 28 में से 15 गया तो कितना बचा? 8 5 13, ये बचा 13 दर्जा। तो 13 दर्जा 19 दक़ीक़ा हमको हासिल हुआ। तो अब 13 दर्जा 19 दक़ीक़ा जब हमको ये बोधे समती हासिल हो गया तो अब हम इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है हमको, इसको याद रखिएगा। 13 दर्जा 19 दक़ीक़ा हमको बोधे समती बवक्त ज़वाल हासिल हुआ है। बोधे समती बवक्त ज़वाल, ज़वाल के वक्त बोधे समती कितना है। ठीक है। अब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन tan बोधे समती ज़वाल। ठीक है। अब इसमें हम प्लस कर देंगे 1, तो ये हमारे पास जो होगा यह असरे शाफ़ई का वक्त निकल करके आएगा। और फिर जब असर हनफी का हम निकालना चाह रहे हैं, यह असर हनफी का तो हम फिर यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। tan इनवर्स ब्रैकेट tan, यही बोधे समती बवक्त ज़वाल, बोधे समती ज़वाल, और फिर इसमें हम प्लस कर देंगे 2 ब्रैकेट बंद। अब देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 28 दर्जा और 23 दक़ीक़ा, हमने इसमें प्लस किया 1, और यहाँ पर लिखते हैं 28 दर्जा tan के बाद में और 23 दक़ीक़ा और हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस 2, हमने ब्रैकेट बंद किया। तो देखिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन tan 28 दर्जा 23 दक़ीक़ा नहीं लिखना था, बल्कि 13 दर्जा 19 दक़ीक़ा लिखना था। माज़रत चाहूँगा, बेतवज्जही में थोड़ी सी गलती हुई। ये 28 दर्जा 23 दक़ीक़ा नहीं लिखना है, हमको यहाँ पर 13 दर्जा और 19 दक़ीक़ा लिखना है। यहाँ पर भी 13 दर्जा और 19 दक़ीक़ा लिखना है, जो कि बोधे समती बवक्त ज़वाल हमको हासिल हुआ था। अब देखिए हम फार्मूला हल करते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन tan 13 दर्जा 19 दक़ीक़ा प्लस 1 ब्रैकेट बंद बराबर। तो ये हमारे पास बोधे समती निकल करके आया असर शाफ़ई के लिए। या असर शाफ़ई के लिए हमारे पास बोधे समती निकल करके आया है। बोधे समती बराए असर शाफ़ई कितना निकल करके आया? जो ऊपर वाला फार्मूला जब मैंने इस्तेमाल किया, 51 दर्जा 2 दक़ीक़ा 26.91 सानिया, 26.91 सानिया। और हम असर हनफी के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम कर्सर से यहाँ जाएंगे और इसको बदल देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। हम कर्सर से यहाँ गए, हमने 2 दबा दिया, तो ये हमारे पास बोधे समती निकल करके आया। बोधे समती बराए असर हनफी कितना? 65 दर्जा 54 दक़ीक़ा और 40.19 सानिया, 40.19 सानिया। ठीक है। अब ये हमारे पास बोधे समती निकल करके आ गया। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, बल्कि हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए हम यहीं पर इकट्ठा कर लेते हैं। बोधे समती बराए शाफ़ई, ठीक है। ये कितना है? 51 2 26 91, 51 दर्जा 2 दक़ीक़ा 26.91 सानिया। ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे बोधे समती बराए असर हनफी। बोधे समती बराए असर हनफी कितना है? 65 दर्जा और 54 दक़ीक़ा 40.19 सानिया, 40.19 सानिया। अब जो है हम फार्मूला हल करेंगे, वही फार्मूला जो हम तमाम नमाज़ों के लिए हल करते चले आए हैं। तो हम पूरा वही फार्मूला इस्तेमाल करके
हम असर के औकात निकालेंगे और इसी यकुम माई के। अब हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, अच्छा 12 बज कर के कितना है, 11 बज कर के 57 मिनट 8 सेकंड प्लस 0 घंटा 12 मिनट और 12 सेकंड, ये 12 बज कर के 9 मिनट 20 सेकंड आया। 12 बज कर के 9 मिनट और 20 सेकंड। अब देखिए, ये असर का वक्त जो है ये ज़वाल के बाद है, तो ज़वाल के बाद के जितने भी हम औकात निकालते हैं उनमें हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ फार्मूले में। तो हम यहाँ प्लस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे गुरूब और इशा के लिए हमने प्लस इस्तेमाल किया था वैसे प्लस का इस्तेमाल करेंगे। अब जो है कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस, अब ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये बोल दे समझिए 51 2 26.91, 51 दर्जा 2 दकीका 26.91 सानिया माइनस साइन, अब पूरा वही फार्मूला, साइन अर्ज बलत साइन मिलेशम्स ब्रैकेट बंद तकसीम कॉस अर्ज बलत कॉस मिलेशम्स ब्रैकेट बंद डबल ब्रैकेट बंद तकसीम 15। अब हमारे पास वक्त निकल करके आएगा, तो पूरा फार्मूला हम लिखने के बजाय हम कैलकुलेटर पर ही हल कर लेते हैं। 12 बज कर के 9 मिनट और 20 सेकंड प्लस शिफ्ट कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस 51 दर्जा 2 दकीका 26.91 सानिया 26.91 सानिया माइनस साइन 28 दर्जा 23 दकीका साइन 15 दर्जा 4 दकीका ब्रैकेट बंद तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस 28 दर्जा 23 दकीका कॉस 15 दर्जा 4 दकीका डबल ब्रैकेट बंद तकसीम 15। तो यह असर शाफ़िई का वक्त हमारे पास आया 15 बज कर के, यहाँ पर लिखते हैं 15 बज कर के 43 मिनट और 22.61 सेकंड। और इसी बोधे समती को सिर्फ हम तब्दील करेंगे, बाकी हम फार्मूले में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। यही बोधे समती जो है हमारे पास, इसको हमने किया 65 दर्जा 54 दकीका 40.19 सानिया 40.19 सानिया माइनस साइन 28 दर्जा 23 दकीका साइन 15 दर्जा 4 दकीका ब्रैकेट बंद तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस 28 दर्जा 23 दकीका कॉस 15 दर्जा 4 दकीका डबल ब्रैकेट बंद तकसीम 15। ये हमारे पास वक्त निकल करके आया 16 बज कर के 51 मिनट 2.81 सेकंड। ये असर का वक्त हमारे पास निकल करके आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने यहाँ तक तमाम नमाज़ों के औकात निकालने का तरीक़ा सीख लिया। हम तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने यहाँ तक तमाम नमाज़ों के औकात निकालने का तरीक़ा सीखा। लेकिन ये औकात जो आपने अभी तक निकाले हैं, आप ये मत समझिए कि हम तौक़ीददां बन गए। किसी भी इल्म की गहराई को हासिल करने के लिए उसके मबादी का जानना ज़रूरी होता है। तो अभी सिर्फ़ आपने मबादी को जाना है, अभी इस इल्म की गहराई तक आप नहीं पहुँचे हैं। इस इल्म की गहराई तक जाने के लिए अभी आपको बहुत सफ़र करना है, बहुत कुछ सीखना है। हमने औकात निकालने का तरीक़ा तो सीख लिया, अब इसके बाद हम कल के सबक में इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे समते क़िबला। फिर उसके बाद में हम जो और असबाक बाकी रह गए हैं 10 दिनों के, उनमें हम रुयत हिलाल वग़ैरह के ताल्लुक़ से कुछ बातें सुनेंगे और कुछ बातें उसमें सीखेंगे। फिर जो आखिरी दर्स होगा तो उसमें भी इंशाअल्लाह हम मुतफ़र्रिक़ कुछ बातें हम ऐसे ही सीखेंगे। तो ये 10 दर्स हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। इन्हें आप गौर से सुने, गौर से इनकी मशक़ें करें, मेहनत करें। तो ये इब्तिदाई बातें थीं, अभी आप तौक़ीद को नहीं पहुँचे हैं। तौक़ीद को पहुँचने में अभी बहुत टाइम है। ये एक लंबा सा इल्म है, किसी भी इल्म को हम 10 दिन में हासिल नहीं कर सकते। ये तो हमने आपका शौक़, आप
जगाने के लिए और आपके जज्बे को बेदार करने के लिए हमने आपको ये चंद इब्तदाई बातें बताई। वरना हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी मेहनतें की हैं, कितनी मेहनत से वो औकात निकालते थे। उस ज़माने में कैलकुलेटर नहीं थे, आज हमारे सामने कैलकुलेटर मौजूद हैं। हम 2 मिनट में चुटकी बजा करके सारे औकात निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में जब कैलकुलेटर नहीं थे तो उन्होंने कैसे औकात निकाले, किन कवायद पर अमल किया, किन उसूल और ज़वाबित को अपनाया, अभी ये सब बातें पढ़ने को रह गई हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जो किताबें लिखी हैं, अभी हमने उन किताबों को नहीं पढ़ा, अभी उन किताबों को भी पढ़ना बाकी है। तो अगर आप हमारा साथ देते रहे तो हम इंशाअल्लाह ताला इरादा कर रहे हैं कि आपको हम मज़ीद आगे तक लेकर के चलेंगे। बस शर्त यह है कि आप हमारे साथ रहें, हमारा साथ देते रहें। और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये इंशाअल्लाह हम आपको अपनी आखिरी वीडियो में बताएंगे कि हम आपको मज़ीद आगे कैसे ले चलेंगे और किस तरीके से हम आपके सफ़र को आगे जारी करवाएंगे। अगर आपने इतना सीख लिया तो बहुत कुछ सीख लिया। कम अज़ कम इतना इल्म सीख लेने के बाद ये जो औक़ात हमारे पास निकल कर के आए हैं, ये बहुत करीब तक आपको पहुँचा देते हैं। कभी 2, 4, 10 सेकंड का फ़र्क रह जाता है नमाज़ों में, कभी 15-20 सेकंड तक का फ़र्क रह जाता है, बस ऐसे ही थोड़ा-सा फ़र्क रह जाता है, कभी आपको मिनटों में फ़र्क नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं एहतियात के तौर पर कहता हूँ कि आप तमाम नमाज़ों में जो है, जो औक़ात आप निकालें, उसमें 2 मिनट की एहतियात ज़रूर शामिल करें। अगर सुबह के औक़ात निकालते हैं तो 2 मिनट पहले की एहतियात शामिल करें, और अगर ज़वाल के बाद के औक़ात निकालते हैं तो आप 2 मिनट बाद की एहतियात शामिल करें। और ख़ुसूसी तौर पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो असर की तहक़ीक़ फ़रमाई है, उस तहक़ीक़ के मुताबिक आप असर में तकरीबन 5 मिनट का एहतियात कर लें। ये एहतियाती है, वरना इतना फ़र्क नहीं आता है औक़ात निकालने में। हाँ, असर में तो तकरीबन ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, लेकिन फिर भी 5 मिनट का जो मैंने कहा है, इतना फ़र्क नहीं आता है। और बाकी नमाज़ों में जो मैंने 2 मिनट के लिए कहा है, उसमें भी इतना फ़र्क नहीं आता। लेकिन एहतियात अच्छी चीज़ है, एहतियात अपनाई जाए, एहतियात कर लें आप। तो आपने ये इल्म तौक़ीद की इब्तिदाई बातें सीखी हैं, अभी इसमें समत क़िबला भी हमको सीखना है, अभी हमें इसमें जो है रुयत हिलाल भी सीखना है। तो इन सब चीज़ों में भी आप हमारे साथ बने रहें, हमारा साथ दें। और फिर अगर आप आगे सफ़र जारी रखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह हम उसके लिए भी तैयार हैं। बस आप अपनी हिम्मत बरकरार रखिए और हमसे आप उम्मीदें वाबस्ता रखें, हम आपसे उम्मीदें वाबस्ता रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस इल्म में बहुत कुछ सीखने सिखाने में कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इल्म नाफ़े की दौलत से माला माल फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन। अब मज़ीद इंशाअल्लाह हम आगे के असबाब में समत क़िबला और रुयत हिलाल वग़ैरह के बयान पेश करेंगे।